नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल रिसर्च में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको बताने जा रहे हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण क्या होता है। दोस्तों, विविधता चाहे हमारे इन्वायरमेंट में हो, चाहे हमारे इकोसिस्टम में हो, अगर विविधता नहीं है तो फिर हमारा जीवन जो है वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं चल सकता जितनी अच्छी तरीके से चलना चाहिए। तो यहाँ पर बात आ रही है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की। हम डाइवर्सिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, हम उनको बदल क्यों रहे हैं, हम नंबर ऑफ क्रॉप्स को ज्यादा क्यों कर रहे हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स। जब विभिन्न प्रकार की फसलों को उगा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। नो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जहां पर हम क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते, जैसे ये राइस एंड व्हीट, ये हमारा मोस्ट डोमिनेंट क्रॉपिंग सिस्टम इन इंडिया इन 1 ईयर ओवर द ईयर। जैसे राइस व्हीट लगातार हम उगाते जा रहे हैं, तो वो हमारी भूमि के लिए, हमारे जो है फसल उत्पादन के लिए, दोनों के लिए हार्मफुल होता है। क्योंकि लगातार हम राइस व्हीट लगाएंगे तो राइस को एक अलग प्रकार का सॉइल स्ट्रक्चर चाहिए, व्हीट को एक अलग प्रकार का सॉइल स्ट्रक्चर चाहिए, तो दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर जब कंटिन्यूअसली चलेंगे तो उससे क्या होगा, मृदा में धीरे धीरे कमी आने लगेगी, मृदा उर्वरता का ह्रास होने लगेगा, मृदा में इरोजन होना शुरू हो जाएगा, जो हमें दिखाई नहीं देता है, ओवर ईयर आफ्टर ओवर वो हमको पता चलेगा। साथ ही साथ क्या होगा, जब हम एक ही प्रकार से फसलों को लेंगे या एक ही क्रॉपिंग सिस्टम को लंबे समय तक रन करेंगे तो जो कीट एवं बीमारियां वही लगातार लगेंगी। उससे क्या होगा, बीमारी कभी जाएगी नहीं, खरपतवार कभी जाएंगे ही नहीं, किसी विशेष प्रकार के खरपतवारों की वहां पर अधिकता हो जाएगी। क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं जब लगातार हम एक ही प्रकार के फसलों को लेते रहते हैं। तो पहला क्या है, सस्टेनेबिलिटी लो। जब हम एक ही फसल को लगातार लेंगे तो क्या होगा, जो कीट एवं बीमारियां हैं, जो न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशन है, तो किसी विशेष रिकमेंडेशन होगी तो एक विशेष प्रकार के तत्व की कमी भी हो सकती है, किसी की अधिकता भी हो सकती है। साथ ही साथ कुछ विशेष खरपतवार होते हैं जो फसलों के साथ ही रहते हैं, कुछ मिमिक्री खरपतवार होते हैं जिन्हें नष्ट करने के लिए हमें जो है सेलेक्टिव हर्बिसाइड का उपयोग करना पड़ता है, तो वो विशेष प्रकार के ही खरपतवार को मारते हैं। तो उसमें जो खरपतवार नहीं खत्म होते हैं उनकी संख्या फिर बढ़ जाती है, क्योंकि वो तो किसी विशेष प्रकार के खरपतवार को ही मारेगा, जो शेष खरपतवार हैं या वो ब्लूम कर जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है और वो कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है। बात समझे कि नहीं। तो ये क्या है, धीरे धीरे उत्पादन उसका कम हो जाएगा, सस्टेनेबिलिटी लो हो जाएगी। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। देखिए, जब लगातार हम एक ही प्रकार से फसलों को ले रहे हैं तो कीट एवं बीमारियां बढ़ेंगे, खरपतवार बढ़ेंगे, तो उनको नष्ट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट की लगाना जरूरत पड़ेगी, तो उससे हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ेगा। वीड्स प्रॉब्लम, मैंने बता दिया कि कुछ वीड्स होते हैं जो फसल के साथ आते हैं, क्रॉप बाउंड्स वीड होते हैं, कुछ मिमिक्री खरपतवार होते हैं जिनको खत्म करना सेलेक्टिव हर्बिसाइड के द्वारा हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पहचानना आसान नहीं होता है और वो मॉर्फोलॉजिकली हमारी फसल के समान होते हैं, वो फसल के समान हूबहू दिखाई देते हैं, उनकी पत्तियां एक जैसी होती हैं। तो उनको खत्म करने के लिए हम रसायन का उपयोग करते हैं, जो है वीडीसाइड का उपयोग करते हैं, किसी शाकनाशी का उपयोग करते हैं, तो वो विशेष प्रकार के खरपतवार को मारेगा। शेष खरपतवार जो हैं हमारी फसल में एज सच बने रहेंगे, जिनकी संख्या बढ़ जाती है, तो उससे वीड प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन। लगातार एक ही प्रकार से फसलों को लगाते रहेंगे तो उनमें क्या होगा, धीरे धीरे मृदा उर्वरता का ह्रास होना शुरू हो जाएगा, सॉइल स्ट्रक्चर जो हमारा है वो हमारा प्रभावित होगा और हमारी मृदा उर्वरता का ह्रास होना शुरू हो जाएगा। फिर है रिसोर्स डिटेरियोरेशन, जो हमारे संसाधन हैं उनमें कमी आने लग जाएगी, उनमें उनकी गुणवत्ता में कमी आने लग जाएगी, जो रिसोर्स यूज एफिशिएंसी होगी वो भी हमारी क्या हो जाती है, घट जाती है। भाई, अगर उथली जड़ वाली फसल है लगातार हम लेते जा रहे हैं तो जो हमारे नीचे हैं उनको रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, या हमारे पास जो इम्प्लीमेंट्स हैं किसी विशेष प्रकार की फसल के लिए हमें विशेष इम्प्लीमेंट की आवश्यकता है तो उसी को हम रन कर रहे हैं, दूसरा इम्प्लीमेंट हमारा उपयोग ही नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, रिसोर्स यूटिलाइजेशन हमारा अच्छा नहीं हो पाता है। ठीक है भाई, इसके बाद क्या है, मेजर वे, कौन कौन से प्रकार होते हैं जिसके द्वारा हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। नंबर 1, ऐड न्यू क्रॉप। जैसे हमने राइस व्हीट यहाँ पर आपको दिखाया, राइस व्हीट ले रहे हैं तो यहाँ पर हमने राइस व्हीट के साथ क्या ले लिया, सेसबियनिया, ढैंचा ले लिया। अब ढैंचा क्या है, लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है। ठीक है, क्या है, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूम है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी।
नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी। ठीक है भाई, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी और साथ ही साथ ये क्या करेगी, बहुत ज्यादा बायोमास हमारे सॉइल में ऐड करती है, जिससे मृदा उर्वरता बढ़ती है हमारी। दूसरा क्या है, चेंज द क्रॉप। अब जैसे हमने क्या किया था, यहाँ पर राइस व्हीट ले रहे हैं, यहाँ राइस व्हीट ले रहे हैं, हमने क्या किया, राइस के स्थान पर मेज ले लिया और यहाँ व्हीट के स्थान पर हमने मस्टर्ड लिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, क्रॉप को चेंज किया है, पूरे क्रॉपिंग सिस्टम को नहीं चेंज किया है, हमने क्रॉप को ही चेंज कर दिया है। तो एक दोनों क्रॉप नहीं चेंज कर सकते, एक क्रॉप को चेंज कर सकते हैं, एक क्रॉप ने बदल दिया। ठीक है, इसके बाद क्या, चेंजिंग क्रॉपिंग सिस्टम। हम और क्या तरीका होता है, हम पूरे के पूरे होल क्रॉपिंग सिस्टम को ही चेंज कर सकते हैं। कैसे, लेकिन हाँ, उस क्रॉपिंग सिस्टम को ऐसे क्रॉपिंग सिस्टम से चेंज करेंगे जो हमारे क्षेत्र के लिए एडेप्टेबल हो और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता हो। तो जैसे मेज है, हमने मेज ले लिया और मस्टर्ड ले लिया, क्योंकि मेज हम यहाँ लगा सकते हैं। दूसरा क्या है, मेज के साथ ग्राम ले लिया। ग्राम क्या है भाई, अपना लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है, दलहनी फसल है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्रॉपिंग सिस्टम को भी चेंज कर सकते हैं। और क्या करना चाहिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपनाना चाहिए, बदलते पर्यावरण को देखते हुए और हमारी बढ़ती जनसंख्या की आबादी को जो है खिलाने के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा रिसोर्स को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए हमें टिकाऊ स्तर पर खेती करना चाहिए, जिसमें हम समन्वित जो है इंटीग्रेटेड अप्रोच को मानते हैं। चाहे वो इंटीग्रेटेड मृदा प्रबंधन की बात हो, चाहे इंटीग्रेटेड भूमि प्रबंधन की बात हो, चाहे इंटीग्रेटेड जो है खरपतवार प्रबंधन की बात हो, चाहे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, चाहे जो है न्यूट्रिएंट की बात हो, हम वहां पर समन्वित तरीके से प्रयोग करते हैं, तब जाके हमारा क्या आएगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आएगा। टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला हॉरिजेंटल डाइवर्सिफिकेशन। हॉरिजेंटल इस तरीके से हमने क्या किया, क्षेत्र को बढ़ा देना है। कैसे, डाइवर्सिफिकेशन एरिया एक्सपेंशन इंक्रीज क्रॉपिंग इंटेंसिटी रिलेटेड विद मोर। हमने क्या करना है, क्षेत्र को बढ़ा देना है। ठीक है, एक साल में जो फसलों की संख्या है उसको हम बढ़ा दें। ठीक है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हॉरिजेंटल डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। इससे हमारी नंबर ऑफ क्रॉप्स बढ़ जाएंगी और हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी को इंक्रीज कर लेंगे। दूसरी चीज क्या है, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। अब वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन क्या हो रहा है, हम इसको बढ़ा तो नहीं पा रहे हैं, इसको नहीं बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन हम इस तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं। ऊपर की तरफ क्या कर सकते हैं, जैसे हमने क्या किया है, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का क्या मतलब है, गेहूं हमने उगाया, गेहूं से हमने दलिया बना लिया, गेहूं से हमने आटा बना लिया, बात समझ रहे कि नहीं। दूसरा क्या, फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट। जो भी हमारे पास फल है उससे हमने क्या किया, उसको प्रोसेस कर लिया। चाहे वो टोमेटो से टोमेटो केचप बना लिया, पोटैटो से पोटैटो चिप्स बना लिया, टोमेटो प्यूरी बना लिया, स्क्वैश बना लिया, या हम फिर कोई जैम जेली मुरब्बा बना लेंगे, अचार बना लेंगे। तो ये क्या है, हमारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। और हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देते हैं। इससे क्या होता है, ये वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन काम करता है और इससे क्या होता है, रोजगार के साधन बढ़ जाते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, और इस तरीके से हम फसल विविधीकरण कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।